हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे और पढ़ाई अपना जारी रखे हुए होंगे। तो आज हम देखेंगे एक इग्नू का टॉपिक, इतिहास, विचारधारा और समाज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इतिहास, विचारधारा और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुझे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, तो मैं वो दोनों को आपके सामने लिखा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, विचारधारा शब्द से आप क्या समझते हैं, इस शब्द के विभिन्न प्रयोग की चर्चा कीजिए। ठीक है। अब एक दूसरा क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है, इतिहास के कालचक्र को प्रभावित करने में विचारधारा की क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो ये दोनों हमको, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपके समक्ष ला दिया। और मैं जो इस पूरा टॉपिक को आपको बताऊंगा उससे ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं विचारधारा के बारे में। पहले तो विचारधारा क्या होता है, मतलब किसी के एक सोच को एक विचारधारा कहते हैं कि आप किसको कौन क्या सोच रहा है उसको एक विचारधारा के रूप में उसे किसी चीज़ में लिखना या बुक्स में लिखना, उसे एक विचारधारा कहते हैं। तो इसका क्या डिफिनेशन होगा, विचारधारा से तात्पर्य किसी विशेष विचारों के समूह से है। ऐसे विचार हर वर्ग के लिए अलग अलग होते हैं जो किसी विशेष वर्ग या विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी वर्ग की विचारधारा में उस वर्ग के विशेष हितों की पक्षधरता की प्रवृत्ति होती है। मतलब इसमें कहा गया है कि अलग अलग वर्गों का अलग अलग एक विचारधारा होता है, और सभी वर्गों का एक विचारधारा जब मिलता है तो वे एक अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो थिंकिंग होते हैं उसे उजागर करते हैं। ठीक है, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के तर्कवादियों ने मानव मस्तिष्क के दर्शन शास्त्र के लिए किया था। तो सबसे पहले विचारधारा शब्द का प्रयोग किया गया था फ्रांस के लोगों के द्वारा, और उन लोगों ने कहा था कि मस्तिष्क का जो भी दर्शन है उसे ही विचारधारा कहते हैं। मतलब मस्तिष्क से जो हम सोचते हैं, अपने दिमाग से जो सोचते हैं, वही एक विचारधारा है। अंग्रेजी के विचारधारा का अर्थ विचारों के विज्ञान से, और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है कि विचारों का जो विज्ञान होता है उसे विचारधारा कहते हैं। ठीक है, दार्शनिकों के विचारों ने समय समय पर सामाजिक विश्लेषण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको पता है कि कैसे जो भी इतिहासकार या फिर राइटर होते हैं, उनका सोचने की क्षमता से ही वे लिख सकते हैं, और उनका सोचने की जो क्षमता वो बहुत ही ऊपर होती है। इसी की वजह से वे कुछ अच्छा लिख पाते हैं। तो उनका इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कैसे एक दार्शनिक का आपका इम्पोर्टेंस होता है इतिहास में या फिर किसी भी चीज़ में। तो देखिए, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो आपको जैसा पता है कि फ्रांस की क्रांति में कैसे वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेग्यू लोगों ने दार्शनिक की वहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और वे वहाँ के बुद्धिजीवी कहलाते थे। और उन लोगों ने आंदोलन को क्रांतिकारी को के अंदर आग भड़काने का काम किया था। वे अपने लेखों में लिखते थे, और जैसे रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता था पत्रिका, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट में लिख के वहाँ के जो क्रांतिकारी होते थे उसे बहुत ही ज़्यादा अंदर से आग भड़काते थे। ठीक है, और इसी प्रकार 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति पर मार्क्सवादी और लेनिन का काफ़ी असर दिखाई पड़ा। क्रांति के कुछ वर्षों पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो ये लोगों में भी दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा था किसमें, तो 1917 के रूसी क्रांति में भी। ठीक है, मगर इसमें देखेंगे कि नेपोलियन ने कुछ इसकी आलोचना की है, कि विचारधारा का कुछ वो आलोचना भी करता है। तो वो आलोचना को देख लेते हैं। नेपोलियन ने दार्शनिक विचारों को अवास्तविक और अव्यवहारिक होने के साथ साथ अधिवादी भी बताया है। तो नेपोलियन कहते थे कि वे जो विचारधारा होता है वो वास्तविक नहीं होता, मतलब वो रियल नहीं होते, मतलब वो थिंकिंग नहीं होते, और व्यवहारिक भी नहीं होता, मतलब उसे व्यवहार में हम लोग नहीं ला सकते, मतलब अपने काम में हम लोग नहीं ला सकते। मतलब ये दो चीज़ वो कहता था। नेपोलियन ने विचारकों पर दोष मढ़ते हुए कहा है कि वे लोग को संप्रभुता की ऊंचाई तक उठाकर धोखा दे रहे हैं। नेपोलियन का कहना था कि विचारकों ने जनता को उस तरह से देखा जिस तरह से वे उन्हें दिखाना चाहते थे। उन्होंने वास्तविकता को नकार दिया। मतलब नेपोलियन कहता है कि दार्शनिक जो थे वे
अपना जो भी मत होता है उसे दिखाने के लिए लोगों के समक्ष अपना सोच को पेशकश करते थे और लोगों को एक ऊंचाई तक ले जाके उन्हें एक तरह से धोखा देते थे। ठीक है, तो यही था एक विचारधारा जो कि इतिहास से आपका संबंधित था। अब हम देखेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या होता है। ठीक है, इतिहास में अतीत, वर्तमान और भविष्य का समावेश होता है। तो आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपने यूजी किया होगा, अब एमए में आ चुके होंगे क्योंकि ये एमए का ही टॉपिक है, एमएचआई थ्री का। तो आपको पता होगा कि आप इतिहास में भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के बारे में ही पढ़ते हैं और वही एक इतिहास होता है, मतलब उसी का समावेश ही एक इतिहास है। ठीक है, जो कंपाइल रूप में कहता है, जो बीत गया वो आपका इतिहास हो गया। मतलब अब मान लीजिए आज आप जो भी किए और सुबह में क्या किए वो आपका इतिहास ही हो गया एक तरह से, जो मैंने बीता हुआ समय को इतिहास कहते हैं। इतिहास सिर्फ अतीत और वर्तमान के लिए जिम्मेवार नहीं होता, बल्कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है इसका दायित्व भी उस पर होता है। ऐतिहासिक व्याख्या में इन सभी आयामों का संकलन होता है। मतलब आपको मैंने जैसा कहा कि इतिहास सभी चीज़ का संकलन एक होता है, वर्तमान, भविष्य और आपका जो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, इतिहास और विचारधारा में संबंध। अब मैंने संबंध क्रिएट किया, जैसे कि आपको क्वेश्चन घुमा कर ही पूछ सकता है कि इतिहास और विचारधारा पे संबंध भी क्या हो सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो मैंने दोनों के बीच में एक संबंध बताया है, तो देखते हैं। इतिहास में विचारधाराओं का विशेष महत्व होता है। इतिहास को अनेक इतिहासकारों ने अपनी विचारधाराओं के आधार पर प्रभावित किया। संपूर्ण विश्व इतिहास को यदि हम सूक्ष्म से देखें तो यह पाएंगे कि देशों की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को कई बार विचारधाराओं ने प्रभावित किया है। अब आपको जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल दिया था कि 1789 की जो क्रांति हुई थी वो विचारधारकों की वजह से ही हुई थी, क्योंकि वे अपने जो थिंकिंग थे वो लोगों के थे दिमाग में भर रहे थे और उससे उसका अग्नि फैल रही थी, अंदर से ज्वालामुखी की तरह भड़क उठे और वे क्रांति के लिए उठ गए। उसी प्रकार इसमें कहा गया कि इतिहास के वजह से ही विचारधारा के वजह से ही समाज में अव्यवस्था फैलती है या फिर व्यवस्था आती है, फिर राजनीतिक में भी उथल पुथल हो सकती है या फिर शांति आ सकती है, या फिर उसके इकोनॉमिक में भी शांति हो सकती है, वो ऊंचा भी जा सकती है या फिर नीचा भी आ सकती है। तो विचारधारा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इतिहास में भी। ठीक है, सामंती व्यवस्था की रक्षा के लिए एक अलग विचारधारा सामने आई, जिसके द्वारा सत्ताधारी ताकतों का महिमंडल किया गया। ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं दोनों का संबंध। सामंती शूरवीरों के साथ जुड़ी शौर्य की गाथाएं सामंतों को गरीबों का रक्षक और ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। अब इसमें बताया गया है कि सामंती शूरवीर जो थे वे शौर्य की गाथाओं के साथ जुड़े हुए थे और वे गरीबों की रक्षा करते थे और ईसाई धर्म के भी वे रक्षक माने जाते थे। ठीक है, अब ये इन दोनों का संबंध जो इतिहास और आपका विचारधारा का संबंध है वे मध्ययुगीन में कैसा रहा वो देखते हैं। मध्ययुगीन काल की अधिकांश अवधारणा इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य का जीवन ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में पूंजीवादी की शुरुआत मध्यकालीन युग के पश्चात हो गई थी। अब कहने का मतलब है कि आपका उस समय के जो राइटर थे वे ईश्वर पे ज़्यादा विश्वास करने को बोलते थे और वे ईश्वर की ही इच्छा पे निर्भर करते थे, उनका यह मानना था। मतलब इतिहास में ही विचारकों का क्या ओपिनियन रहा था वो मध्यकालीन काल में आपको दिखाया गया है। ठीक है, जर्मनी में 16वीं शताब्दी में आरंभ हुए धार्मिक सुधार आंदोलन और इटली व एलिजाबेथ कालीन इंग्लैंड में पूंजीवाद का पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण व सुधार आंदोलन के पश्चात यूरोपीय इतिहास में प्रबोधन का युग आता है, जो 1668 में हुई। इंग्लैंड की क्रांति से लेकर फ्रांस की राज्य क्रांति या बुद्धिजीवी क्रांति तक का काल था। दिदरो, वॉल्टेयर, रूसो, मोंटेग्यू, एडम स्मिथ आदि कई विचारक प्रबोधन के अनुयायी थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका कैसे विचारकों का इतिहास में प्रभाव पड़ा, वही आपको मैंने यहाँ राइटर के भी नाम लिख दिए हैं। दिदरो, वॉल्टेयर, रूसो और मोंटेग्यू और एडम स्मिथ जैसे राइटरों ने अपनी छाप इतिहास में बहुत हद तक छोड़ी। ठीक है, इसका उद्देश्य ईमानदारी, स्वतंत्रता, न्याय और वैज्ञानिक जानकारियों का प्रचार प्रसार करना था। इनका उद्देश्य आपसी मतभेदों को दूर कर सभी मनुष्यों का संपूर्ण विकास करना था, जिससे समाज शिक्षा का विस्तार हो सके। अब क्या, तो इन लोगों को जो विचारकों का क्या उद्देश्य था कि ईमानदारी लाना, फ्रीडम देना और जो आपका जुडिशियल सिस्टम था, जो न्याय व्यवस्था था उसको भी अच्छा करना और वैज्ञानिक जानकारियाँ
का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इसका दोनों का संबंध मैंने बता दिया। अब हम समाज के बारे में देखेंगे। हमने इतिहास के बारे में देखा, विचारधारा के बारे में देखा, अब हम समाज के बारे में देखेंगे। जो सोशल लाइफ, क्या सोशल कैसे होता है और क्या उसका मेन मोटिव होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर मार्क्स जो है वो एक इतिहासकार हैं, का मानना था कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन वस्तुगत नियमों के आधार पर होता है। उसका कहना था कि मानव जाति अब तक 4 अवस्थाओं से होकर गुजरी है। तो मार्क्स का क्या कहना था कि अभी तक हमारा जो समाज था वो 4 अवस्थाओं से गुजरा था। पहला था आदिम अवस्था, दूसरा दास अवस्था, तीसरा सामंती अवस्था और चौथा और आखिरी पूंजीवादी अवस्था। मार्क्स कहते हैं कि इसके पश्चात 5वीं अवस्था श्रमिक वर्ग की तानाशाही है और 6ठी अवस्था साम्यवादी अवस्था है। माने और 4 के अलावा उन्होंने 2 और अवस्था के बारे में बताया। वो था आपका 5वां था श्रमिक वर्ग और 6ठा था आपका साम्यवादी वर्ग। ठीक है, मार्क्स का और भी कहना था कि जैसे कि बड़े लोग जो होते थे वे ज़्यादा ताकतवर होते थे और छोटे लोग थोड़ा कमज़ोर होते थे। तो उनका कहना था कि कैसे बड़े लोग छोटे वर्गों का शोषण करते थे और छोटे लोगों के द्वारा या फिर निम्न वर्ग के द्वारा जो उगाई हुई चीज़ें थी या फिर जो कमाई हुई चीज़ें थी वे शोषित किए जाते थे बड़े वर्गों की तरह, बड़े वर्गों के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो मेरा कहने का साफ मतलब है कि समाज में भेदभाव की भावना थी और हमारे समाज में इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको मतभेद फैला और समाज हम लोगों का इसी तरह आगे बढ़ते भी गया है। ठीक है, पहला वर्ग, जैसा कि मैंने कहा, पहला वर्ग दूसरे वर्ग के परिश्रम के लाभ उठाता है, इसी को शोषण कहा जाता है। इस तरह पहला वर्ग शोषक और दूसरा वर्ग शोषित कहलाता है। तो मैंने आपको कहा कि पहला वर्ग कैसे जो गरीबों का माल चूसते हैं उसी तरह उन्हें का उस वर्ग शोषक वर्ग कहलाता है। जो जिनका माल चोरी हो जाता है या फिर जिसके द्वारा हड़प लिया जाता है उसे शोषित वर्ग कहते हैं। इन दोनों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। यही कारण है कि सदैव इनमें संघर्ष होता रहता है और इनमें इसी तरह संघर्ष भी होता है। और यही मैं एग्जांपल दूंगा कि 1789 की क्रांति यही शोषण की वजह से हुई थी। इस संघर्ष में इन व्यक्तियों का संपूर्ण विनाश हो जाता है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार वर्तमान समाज में 2 वर्ग विद्यमान है, पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो मैंने जैसा कहा कि पूंजीवादी वर्ग जो हो गया, जो अमीर वर्ग, और श्रमिक वर्ग जो उनके अंडर में काम करते हैं वो वर्ग। और यही चीज़ हमारे समाज में आज तक भी चलते आया है। अमीर वर्ग गरीबों का शोषण अभी भी करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विचारधारा और समाज में क्या संबंध आपका रहा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आपको दोनों का संबंध मैं बताते चलो जिसकी वजह से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, विचारधारा के अर्थ को समझने के लिए मार्क्सवादी विचार की कुछ तत्वों की गहराई में जाकर देखना होगा। कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष के पश्चात समाजवाद का आगमन होगा, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ सर्वहारा वर्ग की विश्वव्यापी क्रांति के जरिए होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो शोषण हो रहा है गरीबों का, उसमें विचारधारकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वही विचारधारा जो लोग जिसे हम दार्शनिक भी कहते हैं, वे गरीबों को बताते हैं कि वो तुम्हारा शोषण कर रहा है, उसके लिए तुम्हें विरोध करना पड़ेगा। और उसी की वजह से वे एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं समाज में। मतलब समाज में दार्शनिकों का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वे नहीं रहेंगे तो गरीब को पता नहीं चलेगा कि उनका हक कौन मार रहा है और किसके वे पक्ष में रहें। ठीक है, इस प्रकार सर्वहारा वर्ग एक वर्गहीन समाज की ओर कई चरणों के आगे बढ़ेगा। अतः वर्ग के हितों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मोनहाइम ने अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में लिखा है कि विचारधाराएं वे मानसिक कल्पना है जो किसी विशेष समाज की वास्तविक प्रतीक को छिपाने के काम आती है। ठीक है, अब एंटोनियो ग्राम्शी ने विचारधारा को अलग अर्थ प्रदान किया है। मतलब अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग इसका आपका अर्थ निकाला गया है। इनका क्या अर्थ था, उन्होंने ऐतिहासिक तौर पर जनता से जुड़ी विचारधाराओं और उच्च खंड विचारधारा में अंतर बताया है। ऐतिहासिक विचारधाराएं मनुष्यों को संगठित करती हैं और ऐसा आधार तैयार करती हैं जिस पर मनुष्य चलते रहे। ठीक है, उसके अलावा वे अपनी हैसियत एवं संघर्षों के आधार पर चेतना प्राप्त करते हैं। अतः
अंत में हम यह कह सकते हैं कि ऐसे किसी मानवीय समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके पास कोई विचारधारा ना हो। तो मतलब कहने के आखिरी में इन लोग दोनों के बारे में जो विचारधारा और समाज के बीच मैंने अंतर बताया, कहने का मतलब है कि अगर वैसा समाज जिसमें आपका विचारधारा है वही समाज आपका टिक सकता है, और अगर जिसमें विचारधारा नहीं है वो समाज कतई भी टिक नहीं सकता। और आखिरी जो कि मैंने इतिहास और समाज में संबंध बताया है, कहने का मतलब है अगर इतिहास में समाज नहीं होगा तो समाज का विकास, आपका समाज नहीं बन सकता, और समाज में इतिहास नहीं होगा तो इतिहास भी नहीं बन सकता। तो समाज है तो इतिहास है, इतिहास है तो समाज है। आज समाज हम लोग का आगे बढ़ा तभी इतिहास पीछे क्रिएट हुआ है, और उसी की वजह से हम आज इतिहास पढ़ते हैं किसी भी समाज का, चाहे वो हमारा प्राचीन समाज हो या फिर मध्यकालीन समाज हो या फिर आपका आधुनिक समाज है। तो इतिहास और समाज में एक यही इंपॉर्टेंट रिलेशन था कि हमारे समाज भी आगे बढ़ा, उसी से हुए इतिहास की ओर भी आगे अग्रसर होते गए। ठीक है। प्राचीन इतिहास में हम समाज को बनते भी देखते हैं, फिर मध्यकाल में हम समाज को संभलते हुए देखते हैं, और फिर आधुनिक समाज में हमने समाज को अपने आधुनिकीकरण भी करते हुए भी देखा है। इसी में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट से इतिहासकारों का भी नाम दे दिया है, जैसे कि आपका प्राचीन इतिहास में कौन से राइटर थे, वो थे अष्टाध्यायी, जिनकी जो अष्टाध्यायी जिनके द्वारा लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, रामायण किंग के द्वारा लिखा गया था जो वाल्मीकि के द्वारा, और मैंने यहाँ वेद व्यास जो है वे थे आपका महाभारत का राइटर, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया वेद व्यासी, और मध्यमिका नागार्जुन के द्वारा, और मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त के मैंने राइटर था। तो मैंने इसी तरह आपको राइटर्स के नाम भी दे दिए ताकि एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, और आप एग्जाम में भी ये मेंशन करेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास के लेखक थे तुजुक बाबरी, जो बाबर, मिर्जा हैदर दोगलत, अब्दुल फजल, जहांगीर, हसन निजामी, ये लोगों के पुस्तक के बारे में भी आपको मैंने मेंशन कर दिया। और आधुनिक इतिहासकार के कौन कौन थे, स्टीफन हॉकिंग थे, वॉल्टेयर, रूसो, दीदरो और मॉन्टेस्क्यू। तो इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक का एंड करूंगा, और आशा करता हूं कि आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह अपने दोस्तों को शेयर करें जरूर, ताकि वे भी इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर ले। ठीक है। सो थैंक यू।